हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे एंड इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हम लास्ट वाला टॉपिक जो कवर कर रहे थे दैट वाज द स्टडी फ्लो थ्रू द एक्वीफर्स, उसको हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने ड्यूपिट्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके डेरिवेशंस देखे थे फॉर द कन्फाइंड एक्वीफर एंड द अनकन्फाइंड एक्वीफर। उसी तरीके से आज हम थीम्स थ्योरी की भी बात करेंगे, उसमें भी पहले हम अनकन्फाइंड एक्वीफर की बात करेंगे और फिर कन्फाइंड एक्वीफर की बात करेंगे। तो थीम्स थ्योरी में भी जो डिफरेंस है पहले तो हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ मेन वेल, दैट इज़ द मेन पम्प्ड वेल, जहाँ से हम विड्रॉल बेसिकली देख रहे हैं। यदि यहाँ से विड्रॉल होता है दैट इज़ ऑफ अमाउंट Q, देन व्हाट विल हैपन, जो स्टैटिक वाटर टेबल है दैट इज़ एट अ हाइट ऑफ व्हाट h फ्रॉम द इम्परमिएबल बाउंड्री हेयर, उस h में हमें गिरावट देखने को मिलेगी एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द ड्रॉ डाउन दैट इज डिनोटेड बाय SW। तो जो मेन वेल में जो ड्रॉ डाउन है दैट इज डिनोटेड बाय SW। जो वाटर लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दिस वाटर लेवल हेयर विच यू कैन सी हेयर, इट इज़ व्हाट HW। सो दिस इज SW एंड HW। अच्छा, यदि यहाँ पे वाटर लेवल में चेंज आया है तो उसके सराउंडिंग एरिया में क्या होगा, एक कोन ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा जहाँ से वाटर विल बी एक्सट्रैक्टेड एंड इट विल बी मूविंग ऑन टू द इनटू द वेल हेयर। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्शन है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अलग अलग पॉइंट्स पे। हमने अगर दो ऑब्जर्वेशन वेल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, observation well number 1 and number 2, then what we will see that what is the drawdown in this observation well number 1 and number 2, that is S1 and S2। तो हमने तो ये डिस्चार्ज यहाँ पे ऑब्टेन किया और हमने ऑब्जर्व किया कि नंबर 1 वेल में कितना ड्रॉडाउन का चेंज है और S2 में दैट इज़ द ड्रॉडाउन नंबर 2 फॉर द ऑब्जर्वेशन वेल नंबर 2। यदि हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो वॉट एवर इज द रेडियस ऑफ द मेन वेल दैट इज डिनोटेड बाय RW here, and the distance of this observation well number 1 is denoted by this R1 here, okay, and the observation well number 2 is denoted by the distance of R2। यहाँ पे आपको कहीं पे भी टर्म R नहीं नज़र आ रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है हम रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट वाज चूजन बेसिकली आर्बिट्ररली और बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ 3000 S रूट में K। सो दैट इज बीइंग यूज्ड हियर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टू मेन वेल्स। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है बेसिकली देखा जाए तो, और ऑब्जर्वेशन वेल से हम डायरेक्टली रीडिंग नोट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन रहा होगा कोन ऑफ डिप्रेशन का। Now let us talk about the portion wherein we will be discussing what will be the actual discharge from this unconfined aquifer। तो बेसिकली हमारा जो डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए, वेयर I इज़ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिसकी वजह से द फ्लो विल बी टेकिंग प्लेस, दैट इज DH बाई DR। अब इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए वी आर सिंपली टेकिंग द 2 पाई R इंटू H, ओके। एक स्टेप हमने अज्यूम करी है एंड देन वी कैन सिंपली वर्क आउट द प्रोसेस। कितने डिस्टेंस पे है ये, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट R एंड दिस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ दिस R, ओके, R1 से लेके R2 तक। सेकेंड इज दिस थिंग हियर दैट इफ यू सिंप्लीफाई इट dr by R इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई K अपॉन Q इंटू दिस इज H इंटू DH। दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज H इंटू DH। जब आप इंटीग्रेट करते हैं इसको बिटवीन लिमिट्स R1 एंड R2 एंड H1 एंड H2, then what you find here is that this comes out to be ln R and this one is H square by 2. So this comes out to be what, Q is equal to pi K into H2 square minus H1 square upon ln R2 by R1. So this is one theme theory derivation for the unconfined aquifer, okay। So that is given to it here, जो हमने लास्ट में फॉर्मूला डराइव किया that is here। Now if we want to simplify it, तो H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं H2 प्लस H1 इंटू H2 माइनस H1 में। पर आपको ये पता है कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू S1 माइनस S2। ये कैसे पता है आपको, बिकॉज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि अगर हम इसको बात करें इस पोर्शन को, तो यू कैन सी दैट H1 प्लस S1 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू कैपिटल H। और यही किसके बराबर है, यही बराबर है इस वाले के भी, यहाँ पे भी सेम हाइट है। सो यू कैन से दैट H2 प्लस S2 they are equal। So you can say that
H2 minus H1 is equal to what? S1 minus S2. Okay, so that is there. Okay, so this is this portion here. If the drawdown is small compared to the saturated thickness of aquifer H, then H2 plus H1 is equal to H plus H. यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो S1 और S2 आपको ड्रॉडाउन दिख रहे हैं, अगर ये मैं कहता हूँ कि लेट्स से S2 इज़ 2 यूनिट्स, ओके, और जो ये H की वैल्यू है टोटल थिकनेस और आई वुड से द वाटर टेबल हाइट अबव द इम्परमेबल लेयर, अगर मैं कहता हूँ कि 1000 यूनिट्स है, तो drawdown is negligible as compared to this water table height or the static water table height. तो इस केस में you can see here that the drawdown is negligible. तो उस केस में हम मान लेंगे कि H1 is almost equal to H2 almost equal to what? H. Okay. So उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको ये टर्म दिख रहा है H2 plus H1, that you can simply put it as 2 times H. Okay, this term here you can simply put it as 2 times H. और जो H2 minus H1 है ये तो आपको पता ही है, ये क्या है? S1 minus S2, जो कि हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हमने हाइट ऑफ वाटर में ना रख के हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है ड्रॉडाउन्स के टर्म में. सो वी कैन सी हियर दैट दिस Q via this formula has been simplified in terms of drawdown. So this formula comes out to be 2 pi kh into S1 minus S2 upon ln R2 by R1. So ये कौन से रेडियसेस हैं? This is the distance of the observation well from the center of the main well. So you have seen this formula, second formula here in this unconfined one. अगर हम transmissibility की बात करें, because the transmissibility is equal to permeability times the water table thickness here, okay, or the water table height, static water table height here, T is equal to K into H. So this term can be replaced by the term T. So Q is equal to 2 pi T into S1 minus S2 upon ln R2 by R1. So this is the value of this discharge. If we talk about the confined aquifer, themes theory same है, themes theory same है, यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? Observation wells की बात करेंगे. Observation well number 2 and observation well number 1. So these two are the wells wherein we will be measuring the discharge, or I would say the drawdown, not the discharge but the drawdown. And the main pump well is same as in the previous case we have discussed for the unconfined aquifer. अब यहाँ पे जो difference है वो ये है कि this is the confined aquifer and the water is stored in this zone, in this region, and when the water is pumped out, the static water level which is at a height of H here, it is going down, and this is the drawdown of the main well, that is SW. जब इतना drawdown यहाँ पे हमने देखा तो जो नया water table है that is at this height, और इसकी जो height है from the impermeable bottom is called as this HW, is given by the term HW. जो आपने drawdown surrounding region में देखा that is denoted by this drawdown curve or cone of depression, and you can see here that the H1 height is there this, and जो drawdown है इस observation well में वो हमने observe कितना किया, वो हमने observe किया S1. Similarly original position से इसमें भी कुछ बदलाव हुआ है और यहाँ पे जो drawdown हमने देखा that is S2. तो यहाँ पे भी same चीज़ें आई हैं. Only difference between the previous diagram and this diagram is the thickness of this pervious confined aquifer जो कि है B. So in this diagram you can see here the same one wherein we are talking about the confined aquifer. तो यही एक difference है, बाकी सारी चीज़ें same है यहाँ पे. You can see here with this equation Q is equal to Ki A into A, that this I, because of this hydraulic gradient, the flow is able to take place. So K into dH by dr, and this area is 2 pi B. So that is there. Okay. When you simplify it, dr by r is equal to what? 2 pi kb upon q into dh. When you integrate it between what? Limits r1 to r2. Why? Because we are observing the drawdown in these two wells. If you talk about the horizontal one, I would say the vertical one. So यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होंगे? H1 से H2 के लिए. So this is the this range here for the vertical direction. When you simplify it, this comes out to be Q is equal to 2 pi kb into H2 minus H1 upon ln R2 by R1. तो फिर यहाँ पे यदि आप देखिए,
यहाँ पे आपके पास एक ही टर्म है H2 माइनस H1 विच यू कैन सिंप्लीफाई एंड राइट इट एज S1 माइनस S2, सो दैट इज द टर्म. सो ये हो गया आपका डिस्चार्ज यहाँ पे. So that is what I have told you, that this equation can be written as this one in terms of drawdown. And यदि आप transmissibility की बात कर देते हैं तो this Kb will be equal to what? Transmissibility T, and you can simplify this formula as 2 pi T into S1 minus S2 upon ln R2 by R1. तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई confined aquifer Thiems theory के हिसाब से. Now if we summarize the entire two theories there, जहाँ पे हमने किसका डिस्कशन किया? ड्यूपिट्स थ्योरी का डिस्कशन किया और थीम्स थ्योरी का डिस्कशन किया. ड्यूपिट्स में हमने कन्फाइंड की बात करी और अनकन्फाइंड की बात करी. सिमिलरली थीम्स में भी क्या हमने बात करी? कन्फाइंड एक्यूफर और अनकन्फाइंड एक्यूफर. तो यदि हम देखें यहाँ पे ड्यूपिट्स के अनकन्फाइंड और कन्फाइंड के फॉर्मुलेज, तो कैन सी हियर दैट दिस इज पाई के कैपिटल H स्क्वायर माइनस द हाइट ऑफ द वाटर हेयर HW स्क्वायर, और यहाँ पे जो डिफरेंस एक आ रहा है दैट इज H माइनस HW. ओके, एंड ऑल्सो वन टर्म हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कन्फाइंड एक्यूफर, क्या? बी का. सिमिलरली यहाँ पे भी जो कन्फाइंड एक्यूफर है, यहाँ पे भी आपको एक टर्म देखने को मिलेगा दैट इज बी, और ये क्या है? दिस इज द कन्फाइंड एक्यूफर थिकनेस बेसिकली. नेक्स्ट इज द अदर टर्म, यू कैन सी दैट दिस इज द अनदर फॉर द बिकॉज ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन वेल्स, दिस इज इन थीम्स थ्योरी. इसी तरीके से अनकन्फाइंड में यदि आप थीम्स थ्योरी की बात करें तो दिस इज गिवन बाय H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, जहाँ पे हमने दो मेन वेल्स ले रखे हैं. तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिखेगा कैपिटल R बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, एंड यू विल टॉकिंग अबाउट दिस इन द टर्म्स ऑफ R1 एंड R2. सो दिस इज द concept here basically. Dupit's theory, Thiems theory, unconfined and confined aquifers. Now let us understand this question here, and then we will be working on to understand the concept which we have already discussed in the previous slides. A tube well of 30 centimeter diameter penetrates fully in an artesian aquifer. The strainer length is 15 meter. Strainer basically क्या है? These are basically pipes only, but ऐसी pipes जिसमें बीच बीच में slots बने हुए हैं. Okay, there are slots. Why there are slots? Because so that it can allow the water to pass through it from the surrounding aquifer. तो इस तरीके से ये slots होते हैं जिनको हम strainer बोल देते हैं. तो अब पूरी लेंथ में हमें स्ट्रेनर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्यों? अगर हम पूरी लेंथ में देंगे तो इट विल बी वेरी मच कॉस्टली अफेयर. ओके, एंड जहाँ जहाँ पे हमें परमेबल फॉर्मेशन मिलता है, जहाँ जहाँ पे हमें एक्यूफर मिलता है, सिर्फ उसी जगह पे हम स्ट्रेनर को प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रेनर लेंथ इज गिवन एज 15 मीटर्स. कैलकुलेट द यील्ड फ्रॉम द वेल अंडर अ ड्रॉडाउन ऑफ 3 मीटर्स. एक्यूफर कंसिस्ट ऑफ सैंड ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ 0.2 mm having coefficient of permeability equal to 50 meters per day, that is K value. Assume radius of drawdown equal to 150 meter. So that is given to you like this. अब यहाँ पे आर्टिशियन एक्यूफर की बात करी गई है, स्ट्रेनर लेंथ की बात कर दी गई है. ऑल्सो इट इज टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ ड्रॉडाउन हेयर ऑल्सो. तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि हम किस थ्योरी का इस्तेमाल करें तो हमारा काम हो जाएगा. ओके, फर्स्ट इज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हम ड्यूपिट्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज द कन्फाइंड एक्यूफर. वाई इट इज अ कन्फाइंड एक्यूफर? बिकॉज यू कैन सी हेयर दैट इट पेनिट्रेट्स फुली इन एन आर्टिशियन एक्यूफर. जब हम आर्टिशियन वेल की बात करेंगे, आर्टिफिशियल एक्यूफर की बात करेंगे, दैट मीन्स वाटर इज कमिंग आउट विद फोर्स देयर. इट इज अंडर आर्टिशियन प्रेशर. इट इज नॉट अंडर atmospheric pressure. It is slightly higher than the atmospheric pressure. Now let us talk about the radius of the well, that is 15 centimeter. So you can see in the setup here, this is the well that has been constructed. यहाँ पे ये radius of well हो गया, and this is the discharge that is being pumped out. The radius of well is given as 0.15 meter. Length of the strainer is given as the 15 meters. और आप ये समझ सकते हैं कि strainer कितनी दूर पे होगा. Strainer will be applied only in this area. Okay, in this area only. बाकी में आप क्या कर सकते हैं? बाकी में you can apply the solid pipe. Okay, wherein there are no slots. Strainer सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में ही मौजूद होगा. So that is given as 15 meter. Drawdown S is equal to 3 meters, and then permeability is given to you as 50 meters per day, and R, that is the radius of influence, that is given to you as 150 meters. So you can see that we have assumed the strip as in the previous case, and we have derived one formula for the discharge Q.
नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला हियर। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये है अगर आपके पास रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दे रखा है यानी कि ड्यूपिट्स थ्योरी का। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको कि ये कन्फाइंड एक्यूफर है। सो वॉट एवर बी द फॉर्मूला फॉर दिस पोर्शन यू कैन अप्लाई इट हेयर, दैट इज Q इज इक्वल टू 2 पाई KB इंटू H माइनस HW अपॉन ln R बाय RW। सो व्हेन यू पुट इन द वैल्यूज, K की वैल्यू कितनी है 50, B की वैल्यू कितनी है स्ट्रेनर लेंथ दैट इज 15 मीटर्स, H माइनस HW यू कैन ईजिली अप्लाई। अब ये H माइनस HW क्या है? दिस इज नथिंग बट द ड्रॉडाउन विच वॉज ऑब्जर्व इन द मेन वेल, और ये कितना ऑब्जर्व था? दैट वॉज 3 मीटर्स। तो ये यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी एंड देन ln R बाय RW। दिस कम्स आउट टू बी वॉट ln 150 अपॉन 1.15, जो कि ये क्या है रेडियस ऑफ द वेल, एंड दिस अबव वन इज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? जहाँ पे भी जीरो ड्रॉडाउन होगा दैट रेंज इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। When you simplify it, this comes out to be 2046.56 meter cube per day, and when you further simplify it, this comes out to be 23.7 liters per second. So this is the discharge which can be obtained from the confined aquifer of the wherein the well radius is what 0.15 meter and the drawdown cost is 3 meters. तो उस एग्जाम्पल में आपने समझा कि ड्यूपिट्स थ्योरी का कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे यदि कन्फाइंड एक्यूफर होता है या फिर अनकन्फाइंड एक्यूफर होता है, तो कैसे यू कैन यूज इट। सेकेंड न्यूमेरिकल लेट अस सी हियर इन द डेटा विच इज गिवन टू यू इज दैट अ 30 सेंटीमीटर डायमीटर वेल penetrates 25 meter below the static water level, that is one point. After 24 hours of pumping at 5400 liters per minute, the water level in a test well at 90 meter is lowered by 0.53 meters. तो एक तो ड्रॉडाउन आपको यहाँ देखने को मिला एंड इन अ वेल 30 मीटर अवे द ड्रॉडाउन इज 1.11 मीटर। तो यहाँ पे आपको दो वेल्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे आपको ड्रॉडाउन की वैल्यूज दे रखी है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कुछ थीम्स थ्योरी का अगर अप्लाई करें तो वी कैन गेट द डिस्चार्ज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि मेन वेल क्या है 30 सेंटीमीटर डायमीटर का है। ओके, हाउ मच डज इट पेनिट्रेट 25 मीटर बिलो द स्टैटिक वाटर लेवल। Now the question which has been asked here is what is the transmissibility of the aquifer, also you have to determine the drawdown in the main well. तो अगर इसका सेटअप की हम बात करें it will be something like this. Wherein an observation well 1 and observation well number 2 is there. कितनी दूरी पे है? एक तो है in a test well at 90 मीटर, okay, and in a well 30 मीटर। तो एक तो 30 मीटर्स की दूरी पे ही है, another one is at 90 meters distance. तो this is the observation well number 1 and observation well number 2। और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आप डिस्चार्ज निकाल रहे होंगे। दिस इज द मेन वेल, मेन पम्प्ड वेल। सो यू कैन सी इट हेयर। तो जब आप मेन पम्प्ड वेल यहाँ पे आप देख रहे हैं तो दिस इज द ड्रॉडाउन विच हैज़ बीन कॉज्ड इन द मेन वेल एंड दिस इज द हाइट ऑफ द वाटर टेबल इन द मेन वेल। और ये H क्या है? दिस कैपिटल H इज द height of the static water table, because this is the static water table as we have already discussed, and this is the observation well number 1 and observation well number 2 here. So you can see here in this well the drawdown observed is S1 and this well it is S2. तो यहाँ पे आप देखिएगा जो डेटा दे रखा है RW इज इक्वल टू 0.15 मीटर, जो कि आपको ये पता है। यहाँ पे H इज इक्वल टू 25 मीटर, ये यहाँ पे आपको दे रखा है, दैट वाज मेंशन्ड इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ। ये दोनों डेटा आपके पास पहली लाइन में मेंशन थे क्वेश्चन में। R1 इज इक्वल टू 30 मीटर, कितनी दूर पे आपको पहला वेल दिख रहा है 30 मीटर्स पे, वहाँ पे ड्रॉडाउन कितना बताया था? दैट वाज 1.11 मीटर। सिमिलरली R2 इज वॉट 90 मीटर, जो ऑब्जर्वेशन वेल नंबर 2 है, वहाँ पे जो S2 है दैट इज वॉट 0.53 मीटर्स। H1 की वैल्यू क्या है? कैपिटल H माइनस S1। ओके, यू नो ऑलरेडी नो कि H की वैल्यू क्या होगी? H1 प्लस S1। सिमिलरली H की वैल्यू और क्या होगी? H2 प्लस S2। कैसे होगी? बिकॉज दिस लाइन इज द सेम एज वॉट H, so that is there. So this H1 is equal to what? 23.89 meter and H2 is equal to what? 24.47 meters. So you know that this is a problem for what? Thiem's equation. Also you know that this is for what? Unconfined aquifer, because there is no as such
confined aquifer thickness that has been provided to you in the question. So, with this you can find out using this formula q is equal to pi k into h2 square minus h1 square upon ln r2 by r1 और ये सारा डेटा आपके पास अभी मौजूद है और आप इसकी मदद से यू कैन ईजिली फाइंड आउट। h2 की वैल्यू आपको पता है, h1 की वैल्यू आपको पता है, यू कैन गेट द वैल्यू हेयर। k की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ k। सो ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k हेयर, दैट इज़ 1.122 into 10 to the power minus 3 meter per second. डिस्चार्ज जितना था दैट वाज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। जो ट्रांसमिसिबिलिटी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू एच, दिस कम्स आउट टू बी 0.0281 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमने जो क्वेश्चन में स्टार्ट किया था कि व्हाट इज द ट्रांसमिसिबिलिटी दैट वी हैव डिटरमिन्ड। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज द ड्रॉ डाउन पार्ट। वेल फेस पे क्या होगा, जो वेल फेस है, सो यू कैन सी इट हेयर, दिस इज व्हाट आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू पे क्या होगा, दिस आर वन इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, दिस ऑब्जर्वेशन वेल नंबर 1 हेयर। अगर मैं बात करता हूँ कि दिस इज द आर वन, ठीक, आर वन इज इक्वल टू आर डब्ल्यू और एच वन इज इक्वल टू एच डब्ल्यू। यदि ऐसा होता है तो क्यू इज इक्वल टू पाई के इंटू एच टू स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन एल एन आर टू बाय आर डब्ल्यू। So, when you simplify it, because you have gotten the value of this k here now, so you can easily find out the value of H2 and HW easily. तो यहाँ पे आप देखिए कि H2 की वैल्यू तो 24.47 आपके पास पहले से मौजूद है। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट, HW, हाइट ऑफ द वाटर कितना होगा, कहाँ पे, फेस ऑफ द वेल पे, तो वो हमें नहीं पता था, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द वाटर एट द वेल phase. So, you can see that the drawdown will be equal to what, h, that is equal to height of the water plus the drawdown in the well. तो HW you know that it is 20.87 और जो capital H है that is the static water table, that is 25 meters. तो drawdown जो होगा well phase पे that is 4.13 meters. Now let us move on to another topic, that is the well losses. यहाँ पे हमने कवर कर लिया है steady flow through the aquifers. Now you know that when the water is flowing inside the well via the surroundings, that is the aquifer medium, there will be some losses which will be encountered. Okay, so you can see here that if I say that this is the ground level and this is the main pumped well. ओके, एंड लेट्स से दिस इज द स्टैटिक वाटर टेबल। तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ, दिस इज द एच हाइट, दिस इज देयर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेनर पोर्शन, जहाँ पे क्या लगा होगा, स्ट्रेनर लगा होगा। अच्छा, स्ट्रेनर में मतलब क्या है कि यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं जिसके थ्रू पानी तो अलाउ कर दे रहा है ये, बट इट विल अवॉइड द सैंड, बट कुछ ना कुछ सैंड के पार्टिकल्स भी इसके साथ जा रहे होंगे। बट व्हेन द पंपिंग हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड, दिस वेल हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड, तब उस केस में देयर विल बी नो इनफ्लो ऑफ द वाटर, सॉरी देयर विल बी नो इनफ्लो ऑफ द सैंड देयर। अच्छा, एक तो बात यहाँ पे हुई कि द वाटर विल बी अलाउड इन हेयर, बट यहाँ पे द पार्ट्स हेयर विल बी फ्रीक्वेंटली क्लॉग्ड by the sand particles. Okay, also incrustation will be taking place due to the water itself, so that will lead to some kind of well losses. So when the water is pumped out of a well, total drawdown which is caused, it includes what, aquifer loss, and the second is the well losses. So first is the aquifer loss, that is the drawdown given by the logarithmic drawdown curve. तो aquifer loss तो आपने हमेशा देखा, कहाँ पे देखा आपने, जो drawdown curve हम बना रहे हैं, that is nothing but the aquifer loss. Okay, second point is what, that is the well loss. ये क्या होता है, it is the drawdown caused by the flow of water through well screen and its axial movement within the well. तो that is what, it is this movement which is taking place. तो इस strainer के पास जितना भी loss हो रहा है, अब यहाँ से it will be passing inside, the water will be moving inside the well and then it will be moving upward because of the pumping mechanism. तो जो भी यहाँ पे वेल इतना एरिया मूव कर रहा है, दैट इज ड्यू टू द टर्बुलेंट इफेक्ट, देयर विल बी सम लॉसेज एंड द रीजन नियर इट, ओके, जो ये वाला पोर्शन है,
और ये वाला पोर्शन है, दिस इज द नियर बाय रीजन। इन दोनों ही रीजन्स में क्या होगा, द टर्बुलेंस विल बी एक्टिंग, द टर्बुलेंट फोर्सेज विल बी कॉजिंग द हेड लॉस। जो वाटर में जो एनर्जी है दैट विल बी लॉस्ट इन दिस फेज। सो वेल लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q की पावर में n, and usually this n is equal to 2. So we can say that the well loss के टाइम पे q की पावर में 2 इसके प्रोपोर्शनल that will be there. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो वाटर लेवल है that is this एक्वीफर का जो लॉस हुआ है that is this one, okay, बिकॉज द वाटर टेबल जो पहले ओरिजिनली तो यहाँ थी अगर हम पंपिंग नहीं करते, बट जैसे ही हमने पंपिंग करी वाटर लेवल कहाँ पहुँच गया है, वो यहाँ पे पहुँच गया है। तो हमारी पंपिंग की वजह से द एक्वीफर हैज़ सफर्ड अ लॉस देयर, तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर। सेकेंड इज द वेल लॉस, दैट इज़ व्हाट C2 इंटू क्यू की पावर में n। सो मैंने ये कहा था कि एक्वीफर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q एंड द वेल लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। तो इसको हमने जो साइन है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का, दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट टर्म C1 एंड द टर्म C2। तो C1 and C2 आर द टर्म्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड हेयर एंड दिस इज द वेल लॉस दैट यू कैन सी। और ये कहाँ पे होगा, इट इज़ एट द वेल स्क्रीन और द वेल फेस। So this is the aquifer loss, and the remaining portion we will be covering in the next class, wherein we will be discussing about the efficiency of the well, and also we will be talking about the interference among the wells. Thank you for today.